अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ हयाम नॉवल की एक नई एपिसोड के साथ। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। वी गो। मुशल दरवाजे पर दस्तक दी थी, अंदर दाखिल हुई। उसे हयाम से बात करना था, लेकिन वो अब तक सोई हुई थी या शायद वो दोबारा सो गई थी। मुशल चलते हुए उसके मुखालिफ सिमत आ बैठी। हयाम के चेहरे को देखती वो बोलने लगी, मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। भाई ने भेजा था और फिर मुझे कॉल करके मना कर दिया कि हरगिज हयाम को मत देना। लेकिन देखो, मैंने एक मरतबा फिर पार्टी बदल ली। मैं जानती हूँ तुम्हारे इर्द गिर्द मेरी जगह नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम तकलीफ में हो तो मेरे दिल पर कयामत गुजर रही है। इसीलिए तुम्हें भाई के मना करने पर भी ये डायरी देने चली आई। मैंने ये खोल कर देख ली है। तुम जाग रही होती तो इस बात का इकरार कभी ना करती, क्योंकि मैं तुम जितनी बहादुर नहीं हूं। मुझे इस हरकत के लिए माफ कर देना। तुम्हारी सालगिरह का दिन ऐसा गुजरेगा तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन खैर, तुम्हें मालूम है आयाम, एकदम मशल के लहजे में आंसुओं की आमेजिश होने लगी। कल अम्मी ने चाचा जान को तुमसे बात करने के लिए भेजा था, आरस भाई से मुतल्लिक। वो तुम्हारे पास भाई के लिए आने वाले थे, लेकिन उनको पूरा यकीन था तुम्हें इन्हें इनकार नहीं करोगी। लेकिन वो आ नहीं सके। न जाने क्यों तुम क्यों खफा थी हमसे कि किसी को ये मौका ही ना मिला। शायद सच में तुम दोनों की तकदीरें अल्लाह ने अलग अलग लिखी हैं और हम यूं ही जोर आजमाई करने पर तुले हैं। फिर भी एक आखिरी कोशिश मैं आरस भाई की मोहब्बत से मजबूर होकर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम ये डायरी कब देखोगी। शायद तब जब हम जा चुके हों, शायद तब तक देर हो चुकी हो। लेकिन इस उम्मीद के लिए इस हवेली से जा रही हूँ कि तुम किसी न किसी दिन पीछे से पुकारोगी जरूर। अपने हाथ से साफ करती वो डायरी हयाम के पास रखती वहां से उठकर कमरे से निकल गई। इसके निकलते ही हयाम ने आंखें खोली। उन आंखों में मौजूद आंसू एक लड़ी की सूरत बह गए। हयाम ने ना चाहते हुए भी उठकर वो डायरी पकड़कर खोली। सामने आरस हसन का नाम जगमगा रहा था। यकीनन वो इसी की थी, लेकिन हयाम के पास उसे भेजने का मकसद। हयाम आहिस्ता आहिस्ता सफा पलटती गई। उसके आंसू डायरी को भिगो रहे थे। हयाम का जहन में न जाने क्या चलने लगा। उसका बचपन, उसका लड़कपन, जवानी। वो कैसे ना जान सकी थी कि आरस के जज्बात उसके लिए क्या थे। वो शख्स आज से तो उससे मोहब्बत ना करता था। मशल क्या कहकर गई थी उससे? उसके बाबा रात हयाम के पास आरस के मुतालिक बात करने आए थे। किसी ने मानो खंजर उसके दिल के मुकाम पर गाड़ दिया था। उसके बाबा हमेशा जब वो सोचती कि अपनी बेटी के लिए चल कर आए हैं, झूठ क्यों होता था। उसे आज मालूम हुआ था कि वो तो हमेशा आरस के लिए उसके पास आते थे। तो फिर वो क्या थी जो बचपन से लेकर आज तक वो हयाम से करते आए थे? आरस हसन के पीछे खैरात में बच जाने वाली भीख। उसने तो कभी भीख में मोहब्बत चाही और ना मांगी थी। फिर अपने बाप से हजार शिकायतें सही, लेकिन क्या आरस हसन को उन सब की सजा मिलना चाहिए थी? अगर हाँ तो क्यों? आरस का क्या कसूर था? उसके बाबा उससे इतनी मोहब्बत ना करते थे जितनी वो तसव्वुर करती थी। और अगर नहीं तो फिर वो अब तक क्यों भागती रही थी? उसे अभी फैसला करना था। फैसले का वक्त गुजर रहा था। सब जा रहे थे। उसे अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना था। हयाम ने जितनी तकलीफ सही थी, वो तो आरस हसन की अजीजतों के बराबर तक ना थी। हयाम के आंसू बह रहे थे। शामिद दरवाजे पर दस्तक देता अंदर आया। सब शहर वापस जा रहे हैं, तुम एक मरतबा बाजिल से मिल लो। लेकिन फिर वो हयाम को देख लम्हा भर खामोश हुआ। तुम रो रही हो? लेकिन फिर उसकी निगाहें हयाम के हाथ में मौजूद खाकी डायरी पर आ रुकी। वो इस डायरी को पहचानता था। हयाम, वो जा रहे हैं। फैसले का वक्त गुजर चुका है। लब पीछे वो हयाम की बिखरी हुई हालत देख रहा था। वो इसे बिल्कुल पहले वाली हयाम लग रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, कर लिया है फैसला। दोनों ही खामोश थे। भाई, आरिस हसन के ना चचा जान को कह दें मैं उनके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। मुझे कब, कहाँ और किस वक्त कबूल है कहना है, वो फैसला कर लें तो मुझे आगाह कर दें। हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। शामिर चलता हुआ उसके सामने जा बैठा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। आप भी तो यही चाहते थे। याद करें कि हर बार आपने यही बात खुद मुझसे कही कि मेरा जो फैसला होगा आपको मंजूर होगा। लेकिन मैं तुम्हें खुदकुशी की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। खुद को आईने में देखो। आंसुओं के ये निशान तुम्हारे रुखसार पर जज्ब हो गए होंगे, जैसे हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी सारी उम्र रोते हुए नहीं देख सकूंगा। नहीं, देखना पड़ेगा। मेरी सांसों की डोर टूटने के करीब है। न जाने कब मेरी जिंदगी तमाम हो जाए। फजूल बातें क्यों करती रहती हो?
फजूल बातें नहीं, मैं जानती हूँ। अपने दोनों हाथ बाहर मिलाए वो चेहरा झुकाए रो रही थी। तुमने अभी बहुत जीना है, खुदा तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। लेकिन मुझे लगता है अब वो शख्स मिल जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। मोहब्बतों में मिल जाने वाले मरते हुए पहली मर्तबा देखेंगे। वो रोते हुए हंसी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि मोहब्बतों में मिलते हुए पहली मर्तबा किसी को देखूंगा। मैं भी किन बातों के लिए बैठ गया, मैं चाहता हूँ सबको रोकना भी तो है। हयाम ने इस बात में सर हिलाया। शामिर अभी दरवाजे तक ही गए थे जब हयाम ने उसे रोका। भाई, पहुंच आएंगे ना? मैं इंतजार में बैठी तो नहीं रह जाऊंगी ना? शमीर अपने आंसू रोकता सर नामे हिलाता कमरे से चला गया। तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। जाने शामी ने सबको वापस शहर जाने से कैसे रोका, ये बात सिर्फ वही जानता था। लेकिन हयाम के फैसले ने कम से कम सबका दिल खुश कर दिया, सिवाय उसके बाबा का। वो फिलहाल कोई खुशी महसूस न कर पा रहे थे। वजह बेटी की बदगुमानी थी या शायद वो हक पर थी। उन्होंने हयाम से मिलने की कोशिश की थी लेकिन वो ना मिली। फाजल गांव चला गया था। उससे आरस को ये खुशखबरी भी तो देना थी, लेकिन जाने से पहले हयाम से मिलकर गया था। उनके दरमियान हुई बातों से कोई आगा नहीं था, शामिर भी नहीं। अम्मा ने हयाम के फैसले से इख्तलाफ न किया। वो खामोश थी, वो अंदर से डर रही थी। इन्हें मोहब्बत से खौफ आता था। वो हयाम की जिंदगी के लिए परेशान थी और हयाम की जिंदगी आरस हसन था। वो चाहे नरम पड़ जाती। दोनों से मोहब्बत भी अपनी जगह, लेकिन वो जानती थी कि सैयदजादियों को मोहब्बत रास नहीं आती। फिर आरस का सोचती तो दिल कहता, इस मर्तबा सैयदजादे की किस्मत आजमा कर देख ले बशीरा। शायद किस्मतें आजमाने का वक्त आ गया था। हयाम कमरे से निकल बाहर बरामदे में आई तो वहां सब मौजूद थे। उसे देख सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। निदा बेगम ने तो बाकायदा उसका माथा चूम डाला। उसके तो पांव ही जमीन पर न लग रहे थे। उनके लिए ये खुशी ही इतनी बड़ी थी कि हयाम उनके बेटे से मंसूब हो जाएगी। हसन साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। उसे अपने साथ लगाए वहीं बैठ गई। वह खामोश रही, सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन बात ना करने की कसम खाकर बैठी थी शायद। मनाल उसे कमरे में ना पाकर ढूंढते हुए बाहर बरामदे में आई तो सामने सबके दरमियान बैठी खामोश निगाहें जमीन पर टिकाए हुए थी। हयाम, मनाल ने पुकारने पर हयाम के बिना जवाब दिए उसे देखा। अम्मा बुला रही हैं। सर हिलाती हयाम सबके दरमियान से उठती उसके हमरा पीछे बरामदे में चलने लगी। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं, रोजा रखने की क्या जरूरत थी? चेहरा देखो अपना कैसे उतरा हुआ है। मैं ठीक हूं, अब आगे ही इतने रोजे रह गए मेरे। तुम खुश हो ना हयाम? हयाम ने रुककर मनाल का चेहरा देखा। मनाल के चेहरे पर साफ हयाम के लिए फिक्रमंदी आया थी। मालूम नहीं, लेकिन मुतमईन हूं। वो जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी। मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ अभी तुम कुछ महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन एक दिन आएगा जब खुशी के सारे रंग तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आएंगे। तुम आरस भाई के साथ खुश रहोगी, उनके अलावा तुम किसी के साथ खुश रह ही नहीं सकती। हयाम के हाथ थामे वो चेहरा झुकाए बोल रही थी। हयाम की निगाहों का मरकज नाल के हाथों में कैद अपने हाथ थे। अम्मा किधर है? हाँ चलो। हयाम नाल के साथ चलते हुए अम्मा के पास आई तो वो शायद उसी की मुंतजिर थी। इधर आ। हयाम चलते हुए उनके कदमों में बैठ गई। अम्मा के हाथों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोलने लगी। आप मुझसे नाराज है ना? मैंने आपको किस मुश्किल में डाल दिया अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं कैसे बताऊं आपको। बहुत मजबूर थी मैं, फैसला करना बहुत जरूरी हो गया था। तेरा नाम क्या है? अम्मा बेगम ने उल्टा मौजू ही बदल डाला। ऐसा हयाम को लगा। हयाम? वो भी चुपचाप जवाब देने लगी। मतलब दीवानावार मोहब्बत में। हयाम के साथ साथ करीब खड़ी नाल भी बेचैन हुई। अब का तो पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त में कहा करते थे कि नाम का इंसान की जात पर बड़ा फर्क पड़े है। आज यकीन आ गया है मुझ बूढ़ी को। हयाम की आंखें आंसुओं से चमकने लगी। अम्मा। हयाम ने इन्हें पुकारा, लेकिन वो फिर बोलने लगी। बड़ी पक्की निकली है तू अपने नाम की, कम बखत। तेरे बाप को ही भी यही नाम मिला था बस तेरे लिए। आज जिंदगी में पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं हार गई हूं। मैं आपके लिए हर फैसला बदल दूंगी, हर फैसला वापिस ले लूंगी। आप बस हुक्म करें मुझे। हयाम के चेहरे पर बेबसी की सुर्खी फैली, लेकिन आंसू न जाने कब अब तक आंखों के किनारे पर टिके थे, जबकि मनाल और अम्मा रो दी थी। तुझे कुछ हो गया तो? अम्मा उसके लिए फिक्रमंद थी। तो क्या होगा? कुछ नहीं। आप दिल पर हाथ रखकर तसल्ली दे दीजिएगा। अल्लाह की अमानत ही उसने वापिस ले ली। अब हयाम की आंखों में आंसू बहने लगे। तो फिर जा, मेरे रब से कहीं कि मेरी अम्मा को भी बुला ले। वो मेरे बिना ना रह सके, उससे मेरी आदत हो गई है। मनाल अम्मा के बराबर आ बैठी। कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों?
खुदा ना करे आप दोनों को कुछ हो। अम्मा आप ही तो कहती हैं कि मुबारक वक्त पर ऐसी मनहूस बातें नहीं करते, फिर अब क्यों? दोनों ने मनाल की बातों का जवाब न दिया। हया मामा की गोद में मुंह छुपाए रो रही थी। अम्मा उसके सर पर हाथ फेरती मनाल के कंधे पर सर टिका गई। वो सब अपने अपने खदशात को दिल में दबाए आने वाले वक्त पे खुशियों की तलाश में इधर उधर भटकते फिर रहे थे। बादल घर पहुंचा था, औरस वहां ना था। यकीनन वो ऑफिस जा चुका था। फ्रेश होते ही बादल ने उसे कॉल की तो उसका नंबर ऑफ जाने लगा। बादल ने ऑफिस पर नंबर पर कॉल की तो चंद सेकंड के बाद कॉल उठा ली गई। फोन के दूसरी जानिब अली था। अस्सलाम वालेकुम। यस। वालेकुम सलाम। अली, मैं बादल बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मैंने आपका नंबर नहीं पहचाना। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आरस किधर है? वो कॉल नहीं पिक कर रहा। सर एक जरूरी मीटिंग में है, बस फ्री होने ही वाले हैं। वो आते हैं तो मैं सबसे पहले कॉल का बोलता हूँ। जवाबन बादल ने उसे आ भरी। वो जितनी जल्दी से आगाह करना चाहता था उतनी ही देर होती जा रही थी। अगर आप चाहे तो मुझे पैगाम दे सकते हैं। नहीं तो बस उसे कहना इमरजेंसी है, कॉल लाजमन करे। और ये भी बता देना कि मैं घर आ चुका हूँ। जैसा कहें सर। कॉल कर चुकी थी। अभी आरस के आने में बहुत वक्त था। वो फारिग क्या करता, कुछ करने को था ही नहीं। अभी वो सोचो में ही गर्क था कि परी का नाम मोबाइल पर स्क्रीन पर जगमगाने लगा। मुस्कुराते उसने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। आप तो जाते ही मुझे सरासर फरामोश कर गए। ऋषि की शिकायत पर वो दिल खोल कर हंसा। वालेकुम सलाम यार, मुझे सलाम का था जवाब लेने देती। जिस रफ्तार से गोलियां चलती है ना, तुम्हारी शिकायतों की रफ्तार उससे भी 100 गुना है। बस ठीक है, आज के बाद कोई शिकायत नहीं करूंगी। वो शायद बुरा मान गई थी। ऐसे नहीं करोगी तो मैं गन पॉइंट पर तुमसे अपनी बुराइयां करवाऊंगा। शिकायतों में और बुराइयों में बड़ा फर्क होता है मियां हुजूर। वो इसे बावर करवा रही थी। जवाबन बादल मुस्कुरा दिया। आप खैरियत से पहुंच गए? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही आते ही कमरे की हालत देखने लायक है। तुम यहाँ होती तो मेरा सर फाड़ देती। बादल ने कहते हुए कमरे का जायजा भी लिया जहाँ जगह जगह कपड़े बिखरे थे। कोई बात नहीं, हम कल शहर आएंगे ना शामिर भाई के साथ, तो सब समेट दूंगी। प्रीशा के जवाब पर बादल हैरान हुआ। वो तो सबके आने से बेखबर था। सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? सबका मालूम नहीं, लेकिन हम लोग आएंगे। खालामा ने कहा है कि 2 दिन बाद जुम्मे का दिन आ रहा है, तभी हयाम और आरस भाई का निकाह होगा और जुमा अलविदा पर रुखसती कर देंगे। अब इतनी जल्दी में शॉपिंग भी तो करनी है। इतनी जल्दी क्या है? हमें क्या खबर, खालामा के फैसले वही जाने। सुबह से हयाम और मनाल उनके साथ है, न जाने क्या राजो न्याज हो रहे हैं। वो तो जस्टिस के मारे बादल को सब बातों से आगाह करने लगी। खैर जो भी है, अगर वो चाहती हैं तो ऐसे ही सही। आरज और हयाम दोनों की जिंदगी को 1 साल जाया हो चुका है। बेहतर है जल्द ही ये काम कर दिया जाए। वो खामोश हो गई। आप आरस भाई को कैसे बताएंगे अगर उन्होंने? बादल ने उसे उसकी बात पूरी नहीं करने दी। वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा। मुझे अपने भाई पर यकीन है। खुदा करे ऐसा ही हो। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद कर रही हूँ, खाला माँ बुला रही हैं शायद। मुझे यहाँ करने को बहुत काम है। ख्याल रखना अपना। आप भी। वो मुस्कुराते हुए कॉल बंद कर गई। हवेली में सचमुच बहुत काम करने को थे। वहां की लाडली का निकाह था, कैसे धूमधाम से तैयारियां होती। 2 दिन तो बहुत कम थे उनके लिए। आरस अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो अली भी उसके पीछे पीछे अंदर आया। अली ये काम करो, नेक्स्ट मीटिंग में डील फाइनल हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लो, इसी वक्त साइन हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। सारा फिक्र ना करें, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार हैं, मैंने आपकी टेबल पर रख दी हैं, एक मिनट देख लें। आरस ने चेयर घसीट कर बैठते ही अली ने मेज पर रखी फाइल उसकी जानिब खिसकाई। वेरी गुड। इसके अलावा तुम आज के शेड्यूल में मेरी मीटिंग अरेंज कर दो। सर किसके साथ? फिलहाल तो आपने किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, तो मैंने आपका पैगाम फॉरवर्ड कर दिया था। नहीं, मैं इस मुतालिक बात नहीं कर रहा। तुम साथ को कॉल करो और मिलने का बंदोबस्त कर दो। वो अभी तक नाराज है मुझसे। पर्सनल रीजन के लिए नहीं मिलेगा, यूं कारोबारी बहाना ढूंढ लो तो इनकार नहीं करेगा। अली मुस्कुराया। सर मैं अरेंज कर तो दूं, लेकिन आपके लिए बादल सर का पैगाम है मेरे पास और मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है। बादल ने तुम्हें कॉल किया था? अरस ने हैरानी से उसे देखा। जी सर, वो कह रहे थे कि कोई इमरजेंसी है, आपसे बात करना चाहते थे। आप मीटिंग में थे तो नंबर ऑफ चाह रहा था। वो घर आ चुके हैं। उफ, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम एक काम करो, बाकी सब कुछ खुद कर लेना, मैं जाता हूँ घर। बेफिक्र होकर जाएं, मैं सब देख लूंगा। अरस अपना जरूरी सामान समेत ऑफिस से निकल गया। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। वो घर पहुंचा तो बादल उसे लॉन्च में ही बैठा नजर आया। खैरियत? मुझे लगा कुछ दिन और रहोगे। बादल उसे देख फौरन खड़ा हुआ। दोनों आगे बढ़कर गले लगे। नहीं, वजह कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। वो दोनों बैठ चुके थे। बादल ने हाथ बढ़ा, रिमोट पकड़ सामने टीवी बंद कर दिया। वो ठीक है ना? बादल उसे बहुत ध्यान से तक रहा था। भली चंगी हो गई है, असल में कुछ नया हुआ है। अब क्या हो गया है? अपने दोनों हाथ वहां मिलाए वो बेचैन हुआ। हयाम ने भेजा है मुझे।
आरस ने ठटक कर बादल के चेहरे को पढ़ना चाहा कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन बादल के चेहरे पर मजाक की रकम तक न थी। क्यों? चेहरा मोड़ गया। वो मान गई है। बादल की ये बात उसे बहुत कुछ समझ आ गई थी, लेकिन वो फिर भी सुनना चाहता था, तसल्ली के लिए। क्या मान गई है? तेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए हाँ कर दी है उसने। मुझे तेरे पास फैसले सुनाने को भेजा गया है। ऐसे कैसे मान गई? आरस ने बादल को देखा। आरस के चेहरे पर क्या कुछ नहीं था, खुशी, लेकिन साथ जुड़ा डर। वो शायद बहुत जल्द कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। 2 दिन बाद निकाह है। वहां तो तैयारियां ऐसे शुरू हो चुकी हैं जैसे पहले कभी कोई खुशी मनाई ही नहीं गई। वो दुल्हन बने तेरा इंतजार कर रही होगी। 2 दिन बाद हमें जाना है। और अगर अगर मैं ना गया तो? बादल खड़ा हुआ। आरस का कंधा थपथपा कर बोला, मुझे यकीन है तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी 2 लम्हों को सोच लेते हैं। वो ना गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो दुल्हन तब भी बनेगी, रुखसती होकर रहेगी। कैसे होगी? जब मैं ना ही होऊंगा। आरस बादल के मुकाबिल खड़ा हुआ। उसे लड़कों की कमी नहीं है। शामी ने यह पैगाम देकर भेजा है मुझे कि उसकी बहन किसी आरस हसन के इंतजार में नहीं बैठी रहेगी। वो तमाम अंदेशों के लिए तैयार बैठा था। वो अपनी बहन को इज्जत से रुखसत करके रहेगा। आरस हसन ने आंखें मूंदे वो जहर खुद में उतारा। वो कैसे भूल सकता था कि शामिर कभी हयाम को भरी महफिल में बेइज्जत नहीं होने देगा, और आरस भी कैसे कर सकता था? वो खुद कितने अरसे से इस एक दिन का मुंतजिर था। ऐसा कैसे हो सकता था कि हयाम को दरमियान में अकेला छोड़ देता? ऐसा नहीं हो सकता था। शामिर अम्मा के कमरे में आया तो वो अकेली थी। सामने जेवरात के बक्से खुले पड़े थे, भारी जेवर जो पुराने डिजाइन के थे, लेकिन इतने खूबसूरत थे कि कोई देखे और आंखें ना खुली रह जाए तो पूछो। अम्मा, बात करनी थी आपसे। वो वहीं एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ बोल मेरे लाल। मैं कह रहा था कि हयाम और मनाल वगैरह को भी कल अपने साथ शहर ले जाऊं, वो भी शॉपिंग कर लेंगी। अम्मा ने आंखों में गुस्सा समझ शामिर को घूरा। तेरा दिमाग लगता है चल गया है। अम्मा, जब उसके लिए इतने सख्त असूलों को खाक कर रही हैं तो अपनी मोहब्बत का कुछ हिस्सा बाकी लड़कियों को भी सौंप दे। इस हवेली की किसी लड़की ने कभी मुंह झांक कर बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैंने कभी आपसे इख्तिलाफ नहीं किया, लेकिन आज करूंगा। अम्मा खामोश रही। ये मत सोचिए कि बगावत कर रहा हूं। नहीं, मैं आज उन सब लड़कियों के हक की जंग लड़ने आपके सामने बैठा हूं जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन क्या उनकी आंखों में कभी झांका है आपने? अम्मा ने चेहरा झुका लिया। उन्होंने कभी आपके हुक्म पर सर उठाकर आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल नहीं किया? आखिर क्यों? क्या आप लोगों को अपनी तरबियत पर शक है? क्या हवेली से बाहर कदम रखेंगी तो कुछ गलत कर बैठेंगी? पप्पू ने जो भी किया वो गलत नहीं था। उन्होंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं था। आपसे अपनी पसंद का हक तक ना मांगा था, फिर यह खामोश सजा क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेपर्दा हो जाएं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पर्दे में पोशीदा रहकर उन्हें दुनिया देखना दें, जिंदगी जीने दें, गुजारने दें। इस्लाम के दायरे में जो हदूद उनके लिए मौजूद है वो जानती हैं। उन्हें पसंद नापसंद का हक दे दें। अब वक्त बदल गया है। सालों पुरानी रवायतों से खुद को आजाद कर दें। जो अपनी बहनों पर बड़ा मान है, इस चार दीवारी से बाहर निकलेंगी तो किसी की इजाजत ना देंगी कि कोई इन पर गलत निकाह भी डाले। नजरें झुकी होंगी, चेहरा निकाब में पोशीदा होगा। वो अपने असल से भागेंगी नहीं, वो उस पर फख्र करेंगी। वो अपनी कहकर उठ खड़ा हुआ। जा, मैंने इजाजत दी, लेकिन उन्हें लुटेरों की तरह पिछले दरवाजे से ना जाए। उनका वकार सलामत है अभी। हवेली का दरवाजा खुलवा दे। एक आंसुओं की लड़ी अम्मा के चेहरे को भिगो रही थी। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला। आज तो हवेली में बड़े सख्त फैसले चंद लम्हों में हो रहे थे। जरूर खुदा की कोई मसलियत रही होगी इन फैसलों के में छुपी। मैं इस हवेली से बाहर नहीं जाऊंगी, और अम्मा से कह दें हवेली का दरवाजा मत खुलवाएं। अगर वो ये सब मेरी फजूल बातों में आकर कर रही हैं तो बता दें, जब वो सब कहा था तब मैं पागल थी। वो सब नहीं जानती थी जो अब मालूम है मुझे। वो सब लड़कियां इस वक्त शामिर के कमरे में थी और शामिर इनको सब सूरत हाल से आगाह कर रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हयाम, हमें नहीं जाना कहीं भी। मनाल ने भरपूर हयाम का साथ दिया, जबकि किरण और मनाल सर हिलाने लगी। शामिर इन चारों के दरमियान पागल हो गया था। पागल हो गया था। ये फैसला उनका अपना था। वो किसी के हाथों मजबूर होकर नहीं ये सब कर रही। शामी ने गलत बयानी से काम लिया, लेकिन वो हक पर था। अम्मा बेगम ये बात मान गई थी। वो चारों खामोश हो गई। भाई की दुनिया हमारे लिए नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ है। वो दुनिया हमें कैसे एक्सेप्ट करेगी? किरण ने साहब को इसे काम लिया। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? इन्हें जरूरत है भी नहीं है अभी।
हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है मनाल। मनाल ने बेबसी से शामिर को देखा। मुझे डर लगता है। मनाल ने डर से वहां बैठा कोई भी शख्स अनजान न था। तुम सब कभी भी इस हवेली से अकेली बाहर नहीं जाओगी। मैं हर वक्त तुम लोगों के साथ रहूंगा। तुम लोगों के भाई के होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आंख उठाकर देख सके। वो तीनों मुस्कुराई लेकिन हयाम मुस्कुरा भी ना सकी। हयाम, शामिर ने उसे टोका। आप इन तीनों को ले जाएं। मैं नहीं जाना चाहती फिलहाल, प्लीज। शामिर ने हथियार डाल दिए। ठीक है, तुम में से कोई नहीं जाएगा। मैं बिलाल से कह देता हूँ कपड़ों के लिए हवेली में ही आ जाएगा, पसंद कर लेना। लेकिन एक मरतबा ये निकाह हो गया तो मैं तुम्हें किसी भी उज़र को खातिर में नहीं लाऊंगा। शादी की तैयारियां हम शहर जाकर ही करेंगे। हयाम ने जवाबन खामोश रहना मुनासिब समझा। हयाम, मैं कुछ कह रहा हूँ, शामिर गुस्से से बोला। वो हक से उसको डांट रहा था। जी, वो मोम सौरे में हंस इतना ही कह सकी। तुम समझाओ, मुझे हयाम से बात करनी है। हयाम ने चेहरा उठाकर उसे देखा। वो सब खामोशी से इन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। अलबत्ता बाहर कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैसला कर चुका हूँ। अब पछता रहा हूँ। तुमसे इजाजत मिल जाएगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मेरे दिल पर जो बोझ है वो उतर जाएगा। कोई बोझ नहीं है आपके दिल पर। मेरी जिंदगी से मुताल्लिक कोई भी फैसला आप मेरी इजाजत के बगैर कर सकते हैं। ये हक मैंने आपको दिया है। पहले सुन लो। नहीं सुनना चाहती। हाँ प्लीज। वो बेबस हुआ। अगर वो ना आए तो आपको इजाजत है, मुझे किसी के साथ भी रुखसत कर सकते हैं आप। मेरी जुबान पर हर्फ की शिकायत ना होगा। शामिर ने हैरान चेहरा लिए उसे देखा। वो कैसे जान गई थी? शामिर ने खड़े होकर हयाम के सर पर अपना हाथ रखा। वो खामोशी से वहां से उठती बाहर निकल गई। बाहर तीनों अब भी हैरानी के आलम में खड़ी थी। हयाम के बाहर निकलते ही सीधी हुई। हयाम उनके बराबर हुई चलती गई। वो सब भी एक दूसरे को देखती उसके पीछे ही गई थी। एक दिन मजीद गुजर गया। कल निकाह का दिन था। आरस हसन बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या हो रहा है। यूं अचानक फैसला हयाम ने अपना फैसला कैसे बदल लिया? वह कैसे हाँ कर सकती थी? कहीं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं हो गई थी? माशाल्लाह पुरुषिया सुबह शहर आ गई थी। वो दोनों शॉपिंग कर चुकी थी। इन्हें आज रात ही वापस के लिए निकलना था। शामिर उनके साथ आया था। वो आरस से नाराज था, शायद इसीलिए अब तक बात ना की थी। उसके सामने भी ना आया था। माशाल्लाह आरस के कमरे में दरवाजा खोलती अंदर आई। भाई मैं आ जाऊं? आरस ने सर हिलाकर इजाजत दी। कल बहुत अच्छे से तैयार होकर आइएगा। सबको पता लगना चाहिए मेरा भाई आया है, शहजादा बनकर। आएंगे ना आप? कुछ बैग्स वहां करीब सोफे पर रखती वो आरस के बराबर आ बैठी। सुरू कल की तैयारी के लिए आरस का सामान लाई थी। वो खुद तो कुछ भी ना करने की कसम खाकर बैठा था। ये ड्रेस आपके दोस्त ने आपके लिए पसंद किया है। मशल के बताने पर आरस ने उसे देखा। शू मत देखें, मैं सच कह रही हूँ। हम नहीं जानते कि आप लोगों में क्या झगड़ा है, लेकिन ये जानती हूँ कि वो आपके लिए फिक्रमंद है। हमने जबरदस्ती ये फैसला करवाया गया है ना? आरस की यूं अचानक सवाल करने पर मशल गड़बड़ाई। मशल मुझे सच सुनना है प्लीज। मशल ने सर झुकाए उसे हकीकत बता दी। हयाम का यूं अचानक सबको हवेली से चले जाने का फैसला सुनाना, मशल का डायरी उसे दे देना, फिर अचानक हयाम का इन्हें रोक लेना, शादी के लिए हामी भर लेना, सब कुछ। मैं जानती हूँ आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं क्या करती? आपको यूं नहीं देख सकती थी। वो रो दी। आरस ने उसे अपने साथ लगा लिया था। मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, आप आ जाइएगा कल, मुझे भी इंतजार रहेगा। हम अभी जा रहे हैं, आपके दोस्त को कुछ काम है गांव में, जाना जरूरी है। बादल भाई यही है, आपके साथ आएंगे कल। आरस सर हिलाते खामोश रहा। वो सब चले गए। अब सिर्फ बुखारी हाउस में बादल और आरस मौजूद थे, अपने अपने कमरों में तन्हा। इफ्तार के फौरन बाद शामिर हवेली से निकल गलियों में गाड़ी दौड़ाने लगा। एक घर के सामने गाड़ी रोकते वो बाहर निकला। बैल बजाते वो कितनी देर वहां खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक खातून ने दरवाजा खोला। शामिर को देखते ही वो मुस्कुराने लगी। देखो तो आज कौन आया है? तुम्हें आ गई हमारी याद? वो नाराजगी का भरपूर इजहार करने लगी। आपको याद कर रहा था, इसीलिए आया हूँ। ये बताएं बुरहान की तरह? वो अंदर दाखिल हुआ तो हलीमा फारूक की दरवाजा बंद करती पीछे आ गई। कमरे में है, तुम जाओ, मैं अपने बेटे के लिए चाय लेकर आती हूँ। जरूर, चाय के साथ अपने हाथ के बने कबाब जरूर लाइएगा। वो मुस्कुराकर फरमाइश करता बुरहान के कमरे की जानिब चल दिया। बुरहान से मिलकर उसने अपने तमाम बातों से आगाह किया। बुरहान हयाम के निकाह होने की खबर से पहले ही आशना था, लेकिन ये शामिर तो उसे कुछ नया ही सुना रहा था। शामिर, यार ये सब तो ठीक है, लेकिन कहां से लाएगा तू ये दूसरा दूल्हा? इसीलिए तो तेरे पास आया हूं कमकल। शामिर से घूरते हुए बोला। भाई मैं कहां से लाऊंगा नया दूल्हा? तो खुद सोच, कौन सा इंसान ऐसा दूल्हा बनने को तैयार होगा जो बारात लेकर निकले, लेकिन उसे ये मालूम ना हो कि दुल्हन मिलेगी भी कि नहीं।
बुरहान ने शामिर को देखते समझदारी की बात की, लेकिन शामिर उसका चेहरा उसे कुछ और ही जवाब दे रहा था। तो बिल्कुल वैसा नहीं सोच रहा जैसा मैं सोच रहा हूँ। बुरहान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तो बिल्कुल ठीक समझ रहा है। तो पागल तो नहीं हो गया? मैं क्यों बनूंगा दूल्हा? वो तो हत्थे से ही उखड़ खड़ा है। क्योंकि मैं चाहता हूं ये। शामिर तो सच में ही पागल हो गया है। मैं कैसे कर सकता हूं ये? तेरे लिए कर भी लूं तो अगर वो उल्लू का पट्टा सच में ना आया तो क्या तेरा निकाह होगा? बुरहान खामोश हो गया। वो मोहब्बत करती है उससे यार, मैं कैसे इन दोनों के दरमियान आ सकता हूं? तू वो सब छोड़, ये बोला तुझ में इतना हौसला नहीं है किसी और की मोहब्बत को अपनाए, ये जानते हुए भी कि वो भी मोहब्बत करती है उससे। शामिर ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। बुरहान ने खुद को कंपोज किया। ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन अम्मी को कौन सच बताएगा? और वो मान जाएंगी क्या? मैं झूठ उनसे नहीं बोलना चाहता। इसी लम्हे हलीमा फारूकी अंदर दाखिल हुई। शायद वो ये सब सुन चुकी थी। शामिर उन्हें देख खड़ा हुआ। आंटी आई एम सॉरी, मैं तो बस, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम खुद आए हो तो जरूर कोई प्यारी ही बच्ची होगी, लेकिन इस गधे को समझा दो कि अगर सच में निकाह करना पड़ गया तो दिल से अपनाएगा उसे, वरना इतना बड़ा कदम ना उठाए। शामिर और बुरहान ने एक दूसरे को देखा। लम्हों का खेल था, फैसला हो चुका था। वो आईने के सामने दुल्हन बने बैठी थी। सफेद गरारा सूट जिस पर डल गोल्डन रंग का काम हुआ था, साथ हमरंग दुपट्टा जिसके ऊपर लाल चीजी उड़ा दी गई थी, जिसके ऊपर लाल चुनरी उड़ा दी गई थी। बालों को खुला छोड़े जो कि कमर पर बिखरे दुपट्टे में तकरीबन छुपे हुए थे। खूबसूरत मेकअप, माथे पर टीका, कानों में झुमके, नथ पहने वो हसीन लग रही थी। उस रानी हार उसके दुपट्टे के ऊपर लटकता 4 चांद लगा रहा था। मेहंदी लगे हाथों में भर भर कर चूड़ियां, गजरे पहने वो ड्रेसिंग के आगे बैठी खत लिख रही थी। एक ही डर दिल को खंजर से मारने के दर पर था कि अगर वो ना आया तो फिर ये था कि आज डोली नहीं जनाजा उठेगा। हमें भी आज ही इंतजार करना था। इंतजार उसका, उसे भी आज ही सब वादे भूल जाने थे। जोहर के वक्त निकाह होना तय पा गया था। बादल और आजल अब तक गांव नहीं पहुंचे थे। वक्त बहुत कम था, लेकिन उन दोनों से कोई राब्ता ना हो पा रहा था। हवेली में मौजूद हर अफराद परेशान था। सब लड़कियां हयाम के पास थी। किसी ने हयाम से इस मुतालिक एक हर्फ तक ना कहा, लेकिन वो उनके चेहरों पर फिक्र भांप गई थी। शामिर भाई को बुला दो, हयाम ने किरण को देखकर कहा। तो वो सब एक दूसरे को तकने लगी, लेकिन खैर क्या कर सकती थी। शामिर इसको बुलाने पर आ गया। वो सब कमरे से ना गई, ठीठ बनकर वहीं खड़ी रही। भाई जी, निकाह का जो वक्त मुकर्रर है, निकाह उसी वक्त पर होगा। किसी के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। हयाम भाई आ जाएंगे और अभी तो वक्त है। मशल दरमियान में ही बोल पड़ी। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ मशल। मशल को रूखा सा जवाब देकर वो दोबारा शामिर की जानिब में तवज्जो हुई। मशल अलग अपनी जगह शर्मिंदा हो गई थी। निकाह वक्त पर ही होगा, बेफिक्र रहो तुम। बुरहान आने वाला है, अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। मशल परेशान की हालत तो देखने लायक थी। इन्हें क्या मालूम था कि वो ये सब सोचे बैठे थे। मुझे आपकी पसंद पर यकीन है, खुदा तुम्हें खुश रखे। शामिर उसके सर पर प्यार करता कमरे से निकल गया। शामिर के जाते ही मशल हयाम के मुकाबिल आ खड़ी हुई। हयाम तुम ऐसा नहीं कर सकती। कैसा नहीं कर सकती? जो तुम कर रही हो। मशल रो देने के करीब थी। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी तो बताओ, मालूम होना चाहिए मुझे। हयाम खड़ी हुई। वो तुमसे मोहब्बत के देह में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं और तुम उनका इंतजार तक नहीं कर सकती। हो सकता है ना कि वो ट्रैफिक में हो, उन दोनों का मोबाइल ऑफ हो, सिग्नल ना हो। हयाम हंसी। सॉरी, तुम इतनी फजूल वजूहत दे रही हो कि मुझे हंसी आ रही है। हयाम इसके साइड पर होती गुजरने लगी तो मशल ने उसका बाजू पकड़कर रोका। प्लीज ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी सिर्फ तुम्हारी खातिर, लेकिन इतना भी इंतजार नहीं करूंगी कि लोग मेरी माँ और मेरे भाई से सवाल करने लगे। अपना बाजू इसके गिर से निकालते ही वो मनाल के पास गई। मुझे अम्मा के पास जाना है, अभी रुक जाओ, हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है और वो आती ही होंगी तुम्हारे पास। जवाबन हयाम सर हिलाती बैठ के गिर ढल के पर्दे साइड करती बैठ गई। आओ हयाम, हम तस्वीरें ही बना लेते हैं। किरण और मनाल दोनों को मनाल के लिए हयाम के गिर्द बैठ गई। मशल आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। पहली दुल्हन ऐसी देखी थी जो इतनी सख्त दिल थी। आओ मशल चले, फसल को एक मरतबा फिर ट्राई करती हूँ मैं। प्रीशा मशल को लिए कमरे से निकल गई। और आज के एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।